हाय, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 3 डियर बच्चों। पार्ट 3 अपने इस वीडियो का जहां पर वी वर डिस्कसिंग ऑन द सप्लीमेंट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू बाय आईसीएसआई आपके अपकमिंग जून 21 एग्जाम के लिए, जहां पर आप आपके एसएलसीएम या सीएमएसएल पेपर में आए जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो सुन रहे थे। पिछले दो पार्ट्स में हमने काफी सारी चीजें, वेदर इट इज द इनिशियल लेक्चर्स, इनिशियल चैप्टर्स ऑफ आईसीडीआर या एलओडीआर या डिपॉजिटरीज या म्यूचुअल फंड्स या इवन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, इनमें जो जो अमेंडमेंट आए हैं उन सब के बारे में बच्चों पढ़ लिया था। मैंने ये मान रही हूँ कि आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आप सबके वो शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, वो पर्चे तैयार हैं जो आपने अपने नोट्स पे चिपका लिए होंगे या अपने स्टडी मटेरियल पे चिपका लिए होंगे। अपने जो भी मटेरियल जिससे आप पढ़ रहे हैं वहां आपने इनको रेडी करके रख लिया होगा। So now let's start off with the part 3 without forgetting like the video right now। जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको ये सब चीजें जच रही है, समझ में आ रही हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इफ इट इज बेनिफिशियल, डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टिल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आपसे कोई भी अपडेट स्किप ना हो। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अपने जो बचे हुए थोड़े से पॉइंट्स हैं इस पार्ट 3 में इसे फिनिश ऑफ कर लेते हैं। बच्चों अगला जो पढ़ना है अपने को पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द ऑम्बड्समैन रेगुलेशंस ऑफ 2003। वेल, सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन जो कि ऑम्बड्समैन उनकी वर्किंग, उनकी फंक्शनिंग को समझाता है, उस पर आधारित है। यहाँ आपके इस चैप्टर में 13 अगस्त 2020 को एक सर्क्यूलर आया है जिसमें जारी करके ये बताया गया था सेबी के द्वारा, दिस बेसिकली अमेंडमेंट वाज रिलेटिंग टू इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। बच्चों, इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जहां पर स्कोर्स, ध्यान होगा आपको, सेबीज कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम है ना, www.scores.gov.in, जहां हम ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करते हैं। अब ये अमेंडमेंट किस चीज के संबंध में? वेल, हैंडलिंग ऑफ स्कोर्स कंप्लेन्स बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर नॉन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस बाय द लिस्टेड एंटिटीज और कंपनी। तो इस सर्क्यूलर में जो लिस्टेड एंटिटीज को इन्वेस्टर्स के ग्रीवियंसेस को सॉल्व आउट करना होता है, जो स्कोर्स पे वो पुट अप कर रहे हैं, उसके संबंध में एक गाइडलाइन जारी करा गया है सेबी के द्वारा। और अगर नहीं करते तो फिर ऐसी स्थिति में क्या एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा बाय द स्टॉक एक्सचेंज, वो यहाँ पर बताया गया है। वेल, बैकग्राउंड वाला पोर्शन एज यू कैन सी यहाँ पर वो सारी चीजें आपको बता रहा है जो अभी मैं बताई हूँ आपको कि भाई हम स्कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करते हैं और इस ऑनलाइन कंप्लेन को फिर एक्सचेंज के द्वारा जो भी लिस्टेड कंसर्न्ड एंटिटी होती है या इंटरमीडियरी होता है उसे दिया जाता है एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू सॉर्ट आउट रिड्रेस दैट ग्रीवियंस इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन। अब इस सर्क्यूलर में हमने क्या बोला है? वेल, दिस सर्क्यूलर लेज डाउन द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग दीज कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस बाय द एक्सचेंज as well as the standard operating procedures for action to be taken against the listed company। अगर वो ये चीजें टाइम पर नहीं करती हैं तो also action for failure to redress the complaints and action after redressal of the investor grievances by the company। तो क्या एक्शन लेना है एक्सचेंज को? क्या उसका एक सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा? नहीं, अगर उसे सॉर्ट आउट करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में क्या एक्शन लिया जाएगा एक्सचेंज के द्वारा, वो सब चीजें दी गई हैं। द सर्क्यूलर इज इन फोर्स फ्रॉम 1 सितंबर 2020। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, समझ आ गया। ये पहला वाला आपको ऑम्बड्समैन रेगुलेशन का सर्क्यूलर। दूसरा 22 अक्टूबर का है बच्चों, 22 अक्टूबर 2020 का, जहां क्लैरिफिकेशन जारी करे गए अगेन सेबी के द्वारा एंड दिस क्लैरिफिकेशन इज इन रिलेशन टू एन अर्लियर सर्क्यूलर जो 13 अगस्त 2020 को सेबी ने जारी करा था रिगार्डिंग इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ओनली, and that is also in relation to holding of the scores complaints by the exchange and the standard operating procedure for non-redressal of grievances by the listed entity। तो भाई ये जो सर्क्यूलर है आपका 13 अगस्त 2020 का, इस सर्क्यूलर ये ऊपर ही जो दिया गया है, इसी सर्क्यूलर के संबंध में 22 अक्टूबर को एक और क्लैरिफिकेशन आ रहा है। और ये क्लैरिफिकेशन क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप वर्ड का इस्तेमाल करा गया है, द सेड सर्क्यूलर प्लीज रीड द वर्ड्स प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप एंड प्रमोटर ऑब्लिक प्रमोटर ग्रुप एज प्रमोटर्स ओनली।
अभी सर्क्यूलर में ना बच्चों, ये सर्क्यूलर जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा डिटेल में, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है प्रमोटर्स को बताने के संबंध में। तो वो ही पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बस यहाँ पर है कि जहां प्रमोटर लिखा है, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप लिखा है, प्रमोटर ऑब्लिक प्रमोटर ग्रुप लिखा है, तो वो सब प्रमोटर्स में और वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया गया है, जो जो दिया है पूरा कंप्लीट एक की क्या एक्सप्लेनेशन है, या जो आपका पिछला वाला 13 अगस्त वाला सर्कुलर है जहां पर ये चेंज करने की जरूरत पड़ी है, ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी है, ये उसका पूरा ब्रीफ है। लिस्टेड एंटिटी अगर ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं करती है तो फिर उसके उस स्थिति में आगे क्या होगा, प्रमोटर्स पे क्या फाइन है, क्या पेनल्टी, वो सब चीजें जो है ना, तो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप लिखे या प्रमोटर ऑब्लिक प्रमोटर ग्रुप लिखे, वो सब प्रमोटर्स में इंक्लूड। इतना छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, ठीक। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के ही संबंध में 6 नवंबर 2020 का एक और सर्कुलर है विच इज इन रिलेशन टू स्ट्रेंथनिंग द रिड्रेसल मैकेनिज्म। और इसके लिए जो पहले सर्कुलर जारी करे गए 2010 में या 2011 में या इधर 2013 में, इन्हीं सब के संबंध में कुछ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस इस सर्कुलर में दिया गया है जो 6 नवंबर का है, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन, जो पहले सर्कुलर्स जारी करे गए हैं इन्वेस्टर गवर्नेंस, इन्वेस्टर ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के संबंध में, उसी को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, उसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हम रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स एट द स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में ये सर्कुलर जारी करें। अब एज यू कैन सी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है ताकि आप बस इसे इतना ही पढ़ करके क्या क्या याद रखना है वो ध्यान रख सके। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर टाइमलाइन के संबंध में, वो आपसे क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज विल इंश्योर दैट द इन्वेस्टर कंप्लेंट्स आर रिजॉल्व्ड विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कंप्लेंट। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो टाइम जो है वो एडिशनल बढ़ाया जा सकता है, बट अदरवाइज 15 डेज के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व होना चाहिए। Exchange is required to maintain a record of all these complaints that were accepted and then they were redressed, the proper solution that was given, उन सब चीजों को जो उन्होंने एक्सचेंज पर 15 दिन के अंदर ग्रीवेंस सॉर्ट आउट करे, उसका पूरा एक एक्सचेंज अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। अगर रिजॉल्व नहीं हुई है रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में जो 15 दिन का था, क्यों नहीं हुई है वो रीजंस भी आपको रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये टाइमलाइन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है इस सर्कुलर में। फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन है सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट्स को बताते हुए। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में हाईलाइट कर रही हूं, आप देख रहे हो एक्सचेंज शैल रिजॉल्व द सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स एट इट्स एंड। एक्सचेंज से संबंधित जो भी सर्विसेज है उससे रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन है इन्वेस्टर का, तो जाहिर सी बात है वो एक्सचेंज खुद ही सॉल्व करेगा अपने एंड पर। हाँ, अगर इसमें सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लेनेंट तो फिर ऐसी स्थिति में उसे इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी जो होती है उसे रेफर करा जा सकता है फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द रेगुलेटरी ऑफिसर, द चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द एक्सचेंज एज इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय द एमडी, ठीक है। तो टाइमलाइन के पॉइंट ऊपर 15 दिन में इसको सॉर्ट आउट करना है, नहीं कर पा रहे हैं तो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आपको रखना है, ठीक। वही सर्विस से रिलेटेड पॉइंट यहाँ भी है कि भाई अगर सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो आप अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसे इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी को सौंपा जा सकता है, जिसके लिए रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करे जाएंगे बाय द चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर दैट इज द सीआरओ ऑफ द एक्सचेंज, कि वो क्यों इसे सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं और क्यों इसे फॉरवर्ड करा जा रहा है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, ठीक। जब ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास कंप्लेन जाती है तो जाहिर सी बात है अब वो विद इन द पर्व्यू ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी आ गई। अगले पॉइंट में वही है, फॉर द कंप्लेंट्स दैट आर रिलेटेड टू ट्रेड सेटलमेंट एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, जिससे किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है किसी इन्वेस्टर को, एक्सचेंज शैल रिजॉल्व द कंप्लेन एट इट्स ओन। हाँ, अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर वही चीज, द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द सीआरओ और एनी अदर पर्सन इज ऑथराइज्ड बाय द एमडी। और ऐसी स्थिति में फिर अब क्या होगा, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज टू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन एज मे बी नेसेसरी आफ्टर कलेक्टिंग द सेम फ्रॉम द मेंबर और द कंप्लेनेंट एंड प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस टू दिस ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। अगर एमिकेबली रिजॉल्व नहीं हुई है तो फिर ऐसी स्थिति में उसके रीजंस रिकॉर्ड करना है। अगर एमिकेबली रिजॉल्व हो गई है तो भी रिकॉर्डिंग तो रखना ही है अपने पास कि भाई ये
कंप्लेन आया था और इस तरह से रिड्रेसल कमेटी ने उसे सॉर्ट आउट कर दिया। इसी के हैंडलिंग के संबंध में, आईजीआरसी की हैंडलिंग के संबंध में थोड़े से पॉइंट और है नीचे। इट शैल हैव a time of only 15 working days to amicably resolve the complaint through the conciliation process. conciliation arbitration conciliation वाला, ठीक। एडिशनल लग रहा है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के संबंध में एडिशनल 15 दिन मिल जाएंगे, बट टोटल एक्सीडिंग 30 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, 15 ठीक। आईजीआरसी तब तक कंप्लेंट डिस्पोज नहीं करेगी जब तक, अगर देयर इज सम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो आपको क्लियरली लिखना है। It will not dispose the complaint stating that there is lack of information or any sort of complexity that is involved in the case. इसके संबंध में IGRC shall give the recommendation to the exchange. फिर it shall also decide the claim value that is admissible to the complainant. भाई कंप्लेन करी है तो अब कंप्लेनेंट कितना मांग रहा है, उचित कितना है, सही कितना है, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन कितना जाए, कितना नहीं दिया जाए, वो सब डिसाइड होगा। एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे वो रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज को ही बेयर करना पड़ेंगे, अगर वो अपनी कोई कंप्लेन जिसे वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे वो आईजीआरसी को भेजते हैं तो। नो फी शैल बी चार्ज्ड बाय द कंप्लेनेंट, मतलब कंप्लेनेंट से कोई खर्चा नहीं लेगी, कोई फी नहीं लेगी स्टॉक एक्सचेंज, सारा का सारा उसी को बेयर करना है। एंड from time to time the exchange is going to organize training program for the IGRC members in consultation with NISM, and the cost of these programs shall be borne from the investors service fund. समझ गए हैं इतना पूरा? ये सब पॉइंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के संबंध में है बच्चों, कि किस तरह से ये होगा। इनिशियली सर्विस रिलेटेड हो चाहे दूसरी चीजें हो, एक्सचेंज खुद सॉर्ट आउट करेगा, नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में आईजीआरसी को रेफर करेगा। आईजीआरसी के लिए ये गाइडलाइंस दी गई है। जो आर्बिट्रेशन वो फॉलो करने वाले हैं, उस आर्बिट्रेशन के संबंध में भी यहाँ चीजें दी गई है, डिस्प्यूट्स को कैसे सॉर्ट आउट करा जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट रीड देम वन, ठीक है? क्लियर हो गया क्या आप सब लोगों को? समझ गए हैं क्या आप यहाँ पर क्या दिया था ऑम्बर्समेंट रेगुलेशन में? तो चलिए फिर अब अपन आगे बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, यहाँ तक के ये जो आप देख रहे थे 34 पेजेस में आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हुए अपने 14-15 पेजेस है, इसमें पार्ट बी से संबंधित छोटी छोटी चीज, बारीक बारीक बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि सेबी के जितने सर्कुलर है ना यार, आईसीएसआई ने सारे इकट्ठे कर दिए हैं यहाँ पर, सारे के सारे। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। सप्लीमेंट में आया है मतलब ध्यान तो अपने को सभी रखना पड़ेंगे। तो बस याद रखने के तरीके यही है कि ऐसे छोटे छोटे ये जो इनके रनिंग नोट्स अगर आपके बन गए, अगर आपने रिक्वायर्ड टॉपिक के वहां पेश नहीं भी करे लेकिन कॉपी में भी अगर आपने इनको लिख लिए ये, तो हार्डली 1 घंटा लगेगा। वो चीजें जो अभी 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे के वीडियो में कवर अप हो रही हैं, वो आप आधे से पौन घंटे में रिवाइज कर लोगे, और एग्जाम के समय तो उतना टाइम होगा भी नहीं। तो दैट्स व्हाई वी ड्रॉप्ड इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद दिस वीडियो, ताकि जल्दी से जल्दी इन सप्लीमेंट्स का एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंचे और आप इन्हें समझ करके अपनी तैयारी, अपना रिविजन आगे बढ़ाए। ठीक है, तो चलो भाई अब बढ़ चलते हैं अपने सिलेबस में पार्ट बी की ओर। अपनी किताब में जो पार्ट बी आता है, नए सिलेबस की बात कर रही हूँ, पार्ट बी स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट पर। और स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट के संबंध में जो अलग अलग सर्क्यूलर्स आए हैं, पहला सर्क्यूलर दिख रहे हैं आप यहाँ पर 10 जुलाई का 2020, दैट इज इन रिलेशन टू द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। सिर्फ इतने छोटे से पैराग्राफ में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए सामने, और आपको ध्यान भी उतना रखना है, बाकी सिर्फ एक बार रीड करिए। SEBI has issued this master circular in compilation of all the earlier circulars in terms of the commodity derivative market regulation department, that's CDMRD, pertaining to domestic commodity derivative segment which have been issued till date. मतलब इसमें पुराने जितने सर्कुलर है उन सबको इकट्ठा करके एक साथ दिया है। अब पुराने जितने सर्कुलर है उनकी ढेर सारी डिटेल जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के संबंध में है, that is not forming a part of your syllabus in that detail. So what you have to do is that you have to just remember कि सर्कुलर का बेसिक मतलब ये था, that's it. ठीक, दूसरे पर आओ। दूसरा एक और क्लैरिफिकेशन है जो कि 15 सितंबर 2020 के आए हुए एक सर्कुलर में है, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ मार्जिन by the trading members or the clearing members in the cash segment. Well, बच्चों इसका क्या मतलब है, या ये सर्कुलर किस चीज के संबंध में? वेल, इश्यूज रिलेटिंग टू कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ मार्जिन बाय द टीएम और सीएम। मार्जिन ट्रेडिंग पढ़ते हैं ना अपन,
मार्जिन के आधार पर जो ट्रेडिंग चलती है ना, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, रिकॉल हो गया होगा आपको। तो उसी मार्जिन का कैश सेगमेंट में जो ट्रेड हो रहा है उसके कलेक्शन के संबंध में यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन है। क्या कहा गया, ये पूरा बेस यहाँ पर है जो बैकग्राउंड था। जैसा कि डेरिवेटिव सेगमेंट में होता आया है, ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर कैश सेगमेंट में भी मैंडेटरीली वैल्यू एट रिस्क मार्जिन लेते हैं। वैल्यू एट रिस्क, ये जो VAR लिखा हुआ है ऊपर दिया है मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो ये मार्जिन लेते हैं और ये मार्जिन T+2 वर्किंग डे के हिसाब से कलेक्ट करे जाते हैं। नाउ क्लाइंट मस्ट इंश्योर दैट द war margins and ELM are paid in advance to the trades and other margins are paid as soon as the call is made by the broker or the exchanges. ये आपको ध्यान रखना है। इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन जो रहते हैं, जो वैल्यू एट रिस्क पे कैलकुलेट करे जाते हैं, तो दैट इज T+2 आधार पर आप पे करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखा जाएगा कि बाकी जो भी है, जैसे जैसे मार्जिन कॉल करा जाएगा वैसे वैसे आपको पे करना है। So you have a complete brief of the entire circular. यहाँ पर इसको बच्चों सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा, that would be enough for you. सिर्फ एक बार इस पैराग्राफ को, brief of the circular को रीड कर लीजिएगा. In case you get any doubt, in case you have anything to discuss with me, you can drop below a comment in the comment box and I'll make sure मैं आपको वहीं पर रिवर्ट करूंगा, ठीक है। तो इसे बस इतना देखिएगा। आ जाइए सीधे 16 सितंबर 2020 के तीसरे सर्क्यूलर पर, जो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट के संबंध में है। एंड ये किस चीज के रिलेशन में मैम? वेल, यू हैव द हेडिंग लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑन द recognized स्टॉक एक्सचेंजेस इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, दैट्स IFSC। एक क्या मतलब मैम इसका? ये मतलब इसका पूरा बस जो यहाँ पैराग्राफ में है, यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि मॉडर्न डे म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड से बहुत अलग है, बट लॉजिक सेम है। स्मॉल अमाउंट के इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और एक बड़े से रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट, उन्हें उसके यूनिट्स मिलते हैं based on the rent that the property is deriving or rent the infrastructure is generating, आपको इनकम मिलती है। इस क्लैरिफिकेशन में कहा गया यूनिट्स ऑफ INVITs एंड द REITs, दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, किसी भी नाम से जाने जाए, whatever name they are called, in the permissible jurisdictions meeting the following condition may be permitted to be listed on the recognized stock exchanges, जो IFSC में, दैट इज इंटरनेशनल, ये यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में है। तो ये शर्तें अगर पूरी होती हैं, अभी शर्तें क्या हैं, ये आपके लिए मेजर शर्तें मैंने हाईलाइट कर दी है। परमिसेबल ज्यूरिसडिक्शंस क्या होते हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट ऑलरेडी अनेक्स्चर में दी गई है अपने को, अनेक्स्चर ए में दी है। इन यूनिट्स को रेगुलेट करा जाएगा बाय द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर ऑफ दैट परमिसेबल ज्यूरिसडिक्शन, जहां के ये हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के, जहां के ये हैं वहां ये रेगुलेटेड होना चाहिए। दूसरा, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन पर आ रहा है, वहां पर भी ये लिस्टेड होना चाहिए। एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज इंटरनेशनल एक्सचेंजेस फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द एनेक्स्चर ए ऑफ दिस सर्क्यूलर। तो इस सर्क्यूलर के माध्यम से हमने रीट्स को भी यहाँ पर लिस्ट करने की परमिशन दी है। लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड INVITs on the recognized stock exchanges in India, जो कि listed है on the international financial service centers। ठीक है बच्चों, समझ गए क्या ये वाला सर्क्यूलर? चौथे सर्क्यूलर पर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हथौड़ा पीटने का टाइम है, मेरे को पता है। आप सोच रहे होंगे मैडम यहाँ पर हथौड़ा क्यों आ गया है यार, थोड़ा थोड़ा ठोका पिंजी बार बार करना पड़ता है ना, ताकि सारे कंटेंट सेटल रहे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर जो दे रहा है वो किस बारे में मैम? 28 सितंबर 2020 का सर्क्यूलर है बच्चों, रिकवरी ऑफ द एसेट्स ऑफ डिफॉल्टर मेंबर एंड रिकवरी ऑफ द फंड्स फ्रॉम द डेबिट बैलेंस क्लाइंट ऑफ द डिफॉल्टर मेंबर फॉर मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट, एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। वेल मैडम, ये क्या बोल दिया इतना बड़ा सा आपने? ये रहा सारा एक्सप्लेनेशन आपके सामने, बहुत आसान। बायलॉस जो रहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के, अपन जानते हैं, या क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के, दे प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ मेंबर इज डिफॉल्टर, जब उन्होंने नॉन कंप्लायंस करा है। Amongst other reasons, the member is not able to fulfill the obligations if
and also provide for initiation of proceedings in a court of law wherever a member is declared as a defaulter and there is a shortfall of funds or securities with the defaulter member. तो भाई डिफॉल्टर कब घोषित करा जाएगा उसका हमने एक लंबा चौड़ा क्राइटेरिया दिया है, बहुत सारी चीजें दी गई है। यहाँ पर हमने बस यही बताया है कि बायलॉज में एडिशनल पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो दिए, उसके अलावा एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस दैट आर रिक्वायर्ड तो फिर ऐसी स्थिति में आप डिफॉल्टर घोषित करे जा सकते हैं। ठीक है, समझे क्या? यहाँ पे सेकंड पैरा में मैं क्या बता रही हूँ आपको, या ये सप्लीमेंट क्या कह रहा है? वेल द स्टॉक एक्सचेंज और द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आर एडवाइज्ड टू इनिशिएट suitable actions for liquidating the assets of such defaulter members ताकि फीस रिकवर करी जा सके, जो पेनल्टी उन पे लगाई गई है वो रिकवर करी जा सके, और ये सब चीजें विद इन 6 months ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिफॉल्टर होनी चाहिए फॉर द रिकवरी ऑफ द assets that are not in possession of the exchange or clearing corporation. ठीक, समझे क्या इतना? चलिए भाई पांचवें पॉइंट पर आ जाइए। पांचवा पॉइंट किसके संबंध में? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020, 19 अक्टूबर 2020 का डेटेड। क्या अमेंडमेंट हुआ है मैम? वेल, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन टू द की इन्वेस्टमेंट टीम जो होती है मैनेजर की एआईएफ में, उसमें थोड़ा सा अपने चेंज, तो क्वालिफिकेशंस होती है ना एआईएफ में, जो मैनेजर होता है, फंड मैनेजर होता है, वो उसकी जो टीम है, उस इन्वेस्टमेंट टीम के लिए हमने जो क्वालिफाइंग या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें थोड़ा सा चेंज करा है। एडिक्वेट एक्सपीरियंस मांगा है, वेल ऑफ कोर्स सी बात है, कम से कम एक की मैनेजरल पर्सनल ऐसा हो या एक ऐसा पर्सनल हो जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी चीजों का, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल मार्केट, बिजनेस, इन सब चीजों। ठीक है, द अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कमिटी। इस एक्सपीरियंस के अलावा हम ये भी चाहते हैं, मेंबर्स के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अलावा हम ये भी चाहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट कमिटी बनाई जाए और इस इन्वेस्टमेंट कमिटी को फिर ये टास्क दिया जाए कि जो भी फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के नाम से जहां भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जिस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उन्हें रेगुलेट ये करेंगे। कमिटी के संबंध में यहाँ पर ये पॉइंट आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको सिर्फ एक बार रीड करना पड़ेगा। समझ गए क्या इतना? ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट आपको सिर्फ रीड करना रहेगा बच्चों। हम सीधे आ जा रहे हैं 22 अक्टूबर वाले अगले सर्क्यूलर पे, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एआईएफ्स एंड लॉन्चिंग ऑफ स्कीम। वेल देयर इज अ होल डिटेल बैकग्राउंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को समझाना, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है सेबी में, वो सारी चीजें आपको जो ध्यान रखना है वो बस ये 2 पॉइंट ध्यान। सर्क्यूलर में क्या है? Applications wherein the investment committee proposed to be constituted to approve investment decisions of AIF includes external members who are resident Indian citizens shall be duly processed. यानी कि AIF के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एप्लीकेंट है वो यदि रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स हैं, इंक्लूड्स द एक्सटर्नल मेंबर्स ऑल्सो, तो भी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, चीज को प्रोसेसिंग आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यानी एआईएफ में ये लोग भी हो सकते हैं। एंड द सेकंड पार्ट स्टेट्स एप्लीकेशंस वेयर द इन्वेस्टमेंट कमिटी प्रपोज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू अप्रूव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ एआईएफ whose external members who are not the, बच्चों अंतर है, who are लिखा था या यहाँ who are not लिखा है, resident Indian citizens shall be considered only after receipt of clarification जो कि ये यहाँ पर मांगे गए, ये यहाँ पर सारे क्लैरिफिकेशन के संबंध में पॉइंट दिए। ठीक है, तो एआईएफ के रजिस्ट्रेशन और लॉन्च के संबंध में एक पॉइंट दिया गया यहाँ पे कि भाई हु आर रेसिडेंट्स, जिनका नाम आ रहा है एप्लीकेशन में, तो कंसिडर करा जा सकता है। नॉन रेसिडेंस है तो फिर ऐसी स्थिति में हम एडिशनल क्लैरिफिकेशन आपसे मांग सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इतना? चैप्टर नंबर 15 में इतनी चीजें हैं जो यहाँ तक आपको पढ़नी थी। अब बारी आती है आपके चैप्टर नंबर 16 की, आपके आखिरी चैप्टर की, जो सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज पर बेस्ड है। और सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज में हम देख रहे हैं अब जितने भी अलग अलग इंटरमीडियरीज आपने पढ़े ना, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के, प्राइमरी मार्केट में आपका मर्चेंट बैंकर आ जाता है, अंडर राइटर्स है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स हैं, ये सब आपकी प्राइमरी मार्केट में आ जाते हैं। बैंकर्स टू एन इशू, कस्टोडियन, सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये सब आ जाते हैं। कस्टोडियन मेजरली सेकेंडरी मार्केट में भी काम करेंगे। तो अब यहाँ पर इन सब के लिए छोटे छोटे से अमेंडमेंट, जैसे पहला आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर,
3 जुलाई का है। क्या करा है भैया यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करा है, कुछ छोटे छोटे से चेंजेस करें। छोटे छोटे से क्या चेंजेस करें मैम? ये पहला सेग्रीगेशन करा है, एक डिवीजन करा है, एक पार्टीशन करा है ऑफ द एडवाइजरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दो अलग चीजें भाई। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन करके इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देना और प्रोडक्ट्स को बेचना यानी सेल करना। तो आपकी एडवाइजरी सर्विसेज और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है ये दोनों अलग रहेंगी ताकि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एडवाइस आप अनबायस होकर के दोगे, ये आपको ध्यान रखना है। नॉट जस्ट फॉर द सेक कि मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है इस कारण से, ये स्टॉक बेचना है इस कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यही खरीदो ये बहुत अच्छा है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो इसलिए डिफरेंस होना चाहिए। वो सेग्रीगेशन हमने करा है। फिर हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन सर्विसेज को लॉन्च करने की भी बात करी है इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के संबंध में, जिसके की थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट या लॉन्च कर सकते हैं। हाउएवर नो कंसीडरेशन कैन बी रिसीव्ड एट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ग्रुप और फैमिली लेवल फॉर दीज सर्विसेज। ठीक है, नो कंसिडरेशन शायद भी रिसीव, किसी तरह का कोई भी अमाउंट आप रिसीव नहीं करेंगे इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। एडवाइजर और क्लाइंट के बीच में हमेशा एक एग्रीमेंट होगा, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरीली होना चाहिए ताकि हम इन्वेस्टर के भी बेनिफिट में सोच सके और जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसके इंटरेस्ट को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहना चाहिए। ठीक, चौथे पॉइंट में फी की बात कही गई है। वेल ऑफ कोर्स सी बात है यार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो फी तो आपसे चार्ज करेगा ही सही, बट उस फी के लिए हमने क्राइटेरिया दे रखा है पूरा रेगुलेशन में, उसके अनुसार ही आप फी चार्ज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा बदलाव हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर हमने जो नेटवर्थ का लिमिट है वो इनहैंस कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ऑफकोर्स बड़ा मेन पॉइंट है भाई। अब एक इंडिविजुअल बनना चाहता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो 5 लाख रुपए की नेटवर्थ चाहिए, और अगर कोई नॉन इंडिविजुअल बनना चाहता है तो 50 लाख रुपए। ठीक, फिर वो प्रोफेशनल नॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। इंडिविजुअल रजिस्टर्ड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के क्लाइंट्स 150 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आप नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की कैटेगरी में आ जाए। तो ये थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपन ने चेंज करा है। और बच्चों ये ऑल पुट टुगेदर इतनी सारी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के संबंध में चेंज, समझ रहे हैं ना? यही है ना, अपने नोट्स तैयार करते जा रहे हैं ना, साथ साथ में छोटे छोटे पॉइंट लिख करके कवर हो रही है ना सारी चीजें आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के ही संबंध में 6 अगस्त 2020 के ही रिलेशन में एक और पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन का। इनकी वर्किंग और फंक्शनिंग को और इनहांस कराने के लिए क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दिए, मेजर पॉइंट। दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, the recognition of stock exchange subsidiary in terms of the aforesaid regulation। यहां से शुरू करेंगे, अगर आप रैशनल एक बार पढ़ लेंगे, एक बार थॉरली रीड कर लेंगे शॉर्ट में, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। और फिर उसके बाद ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, ताकि बहुत सारी चीजों में जाने के बजाय जितना यहाँ लिखा हुआ है बस इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखिए। लिखा है यानी जो मैंने हाईलाइट करा है। ठीक है बच्चों, बहुत सारा डिटेल में इतना मत पढ़िएगा। आई नो इतने सारे पेजेस देख करके ना आपको बड़ा टेंशन होगा कि यार ये इतना सब क्यों दे रखा है और कैसे पढ़ने वाले हैं इसको। डू नॉट टेक दैट बर्डन, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेरी गुड इन योर स्टडीज। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, उतना ही पढ़ो, ये बस ये एडिशनल पॉइंट्स नोट डाउन कर ले। ठीक, फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स के संबंध में भी हमने एक सर्क्यूलर जारी करा, 25 अगस्त का सर्क्यूलर था 2020 का। कुछ एफएक्यूज हमने यहाँ पर दिए, पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है उसे बताते हुए और उसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझाते हुए। तो वी ऑलरेडी हैव दिस मैटर इन आवर स्टडी मटेरियल, इस स्टडी मटेरियल में आ रहा है ये मैटर। ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन आईएफएससी, आईएफएससी में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके संबंध में एक पूरा ऑपरेशनल सेट ऑफ गाइडलाइंस हमने जारी करा है। हालांकि वो पूरी ऑपरेशनल गाइडलाइंस यानी दी है, हमको लिंक दिया गया है कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, इतना डिटेल में अपन नहीं जा रहे, अभी परीक्षा में इतना सब नहीं पढ़ना है, नहीं नीडेड। वो देखो छोटा सा बच्चा झांक रहा है और बड़ा खुश है और बड़ा बड़ा सेटिस्फाइड है कि चलो यार कम से कम इतना सारा पढ़ करके मेरे को एग्जाम में नहीं जाना।
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए कुछ और गाइडलाइंस जारी करी गई और ये सारी गाइडलाइंस, अब ये छोटे छोटे पॉइंट है। सेग्रीगेशन ऑफ एक्टिविटीज जो हुआ, ऊपर जो पढ़ रहे थे, एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉपर एग्रीमेंट्स होने चाहिए क्लाइंट्स के साथ, फी, एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन का, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ऑडिट, इन सब के लिए ये पूरी गाइडलाइन इकट्ठा कराकर यहाँ पर हमको पॉइंट दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से बच्चों इनमें काफी सारी चीजें, अलग अलग डेट्स दी गई है, कुछ के लिए 1 जनवरी दी गई है, कुछ के लिए 1 अप्रैल 2021 दी है, जहां से ये अप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं क्या? इतना क्लियर हुआ? फिर इन्हीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए 28 सितंबर को निकले एक और सर्क्यूलर में कुछ क्लैरिफिकेशन है। मैडम कितना क्लैरिफिकेशन दे रखा है, क्या क्या कर रखा है सेबी ने। वेल बच्चों, यहाँ ना सारे सर्क्यूलर्स इकट्ठे करके दिए हैं आईसीएसआई ने। प्रॉब्लम ये भी है, तो अब जाहिर सी बात है कि हमको एक एक बार तो सबको गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब टर्म्स हमारे सिलेबस में है। तो अगेन एज यू कैन सी, अब यहाँ पर हमने थोड़े से और छोटे छोटे से चेंजेस करे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के ही संबंध में। एलिजिबिलिटी का पॉइंट देख रहे हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकता है, इवन एलएलपी भी यहाँ पर हो सकता है जिसे रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कंपनी और एलएलपी शैल नॉट बी एप्लीकेबल अगर एप्लीकेंट खुद पहले से ही एक एलएलपी या कंपनी है तो। ठीक है, वो चीजें अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लॉज 4 में ऑपरेशनल गाइडलाइंस में थोड़ा सा बदलाव अपन ने करा है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस में बदलाव लेकर के आए हैं, एक बार रीड करिएगा बस इन्हें। आई नो दे में साउंड लाइक कि बहुत सारा है मैम, बट इतना एक बार सिर्फ रीड करिएगा बच्चों, दैट वुड बी मोर देन इनफ। कुछ खास टिपिकल पॉइंट यहाँ पर नहीं है। अगला सर्क्यूलर, राइटिंग ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, 21 सितंबर 2020 का। पोर्टफोलियो मैनेजर्स के संबंध में, वो भी स्पेसिफिकली एफपीआई के संबंध में। Well, the shares that are held by them will be written off if they wish to surrender their registration. Is permitted only in respect of the shares which are unlisted, suspended or delisted. यानी एफपीआई ने जो शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वो उसको सरेंडर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो लिस्टेड ना हो, वो अनलिस्टेड हो या डीलिस्टेड हो या इलिक्विड होना चाहिए। सब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन वो उसको सरेंडर कर सकते हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड टू परमिट एफपीआई टू राइट ऑफ दिस। ठीक, 8 अक्टूबर 2020 का एक और सर्क्यूलर डिबेंचर ट्रस्टी के, डिबेंचर ट्रस्टी अमेंडमेंट रेगुलेशन 20। क्या करा है यहाँ पर हमने, ऑब्लिगेशंस में थोड़ा सा चेंज करा है और ट्रस्ट डीड में। नाउ टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट डीड विच शैल कंटेन द मैटर्स एज आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 71 ऑफ द कंपनी एंड एसएच 12 शैल बी कंपल्सरी, एंड वो भी दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो है उसमें स्टैट्यूटरी या स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन रहेगी आपके इशू के संबंध में, और दूसरे पार्ट में वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी दैट आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डेप्थ इशू। समझ रहे हैं इतना? ठीक है, अब वो क्या रहेंगे, तो वो ये यहाँ पर ये नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अभी 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 जरूरी हो गया है एक डेप्थ रिकवरी एक्सपेंस फंड बनाना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी कि वो इस तरीके का एक रिकवरी फंड बना लेगा, रिकवरी एक्सपेंस फंड, ताकि कंपनी, ये डीआरआर से अलग है बच्चों, हाँ, इसे डीआरआर से मत कंफ्यूज करना। जो डीआरआर बन रहा है वो तो बन ही रहा है, ये एक अलग से फंड बनाया जाएगा ट्रस्टी के द्वारा। जब वो किसी कंपनी के लिए ट्रस्टी के तौर पे एक्ट कर रहा है, अपने पैसे से नहीं बनाएगा, कंपनी से ही लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ दीज डेब्ट सिक्योरिटीज। तो अगर किसी तरह का कोई भी डिफॉल्ट होता है तो वहां पर फिर इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। ठीक, क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा ड्यू डिलिजेंस के फॉर्म में वो सेबी को, that everything is going good, assets are being properly maintained and the company is not proceeding ahead in terms of any sort of default. किसी तरह की कोई डिफॉल्ट में कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है, सब प्रॉपरली चल रहा है, ऐसा क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पर रिपोर्ट दिया जाएगा। किसी भी तरह के ब्रिच ऑफ कॉवेनेंस या कंडीशंस होने पर इमीडिएटली मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी रहेगी। और इन्हीं ड्यूटी में हमने ये 2 पॉइंट और ऐड कर दिए हैं। ये 2 पॉइंट और हैं जो ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी में ऐड हुए हैं। पहला पॉइंट, बिफोर क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द डिबेंचर्स, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डिबेंचर्स, the trustee shall exercise independent due diligence and ensure that the security is free from any sort of encumbrance. कंपनी धोखा तो नहीं दे रही, कंपनी कुछ गलत तो नहीं कर रही है, सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर हैं, प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो, किसी तरह का कोई चार्ज, लीन, इनक्यूम्बरेंस तो ना आए, ये चेक कर लें।
और इंटरक्रेटर अग्रीमेंट्स अगर हुए हैं तो फिर उसके संबंध में जो भी फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा बताया गया है उसके अनुसार ही अग्रीमेंट बनाया जाए। ये एडिशनल ड्यूटीज हमने दे दिए। ऑल ऑफ दीज हैव टू कम इन फोर्स फ्रॉम 8th of October 2020, दैट मीन्स ये एग्जिस्टेंस में आ चुके। तो अब जहां डिबेंचर ट्रस्टी पढ़ा है आपने वहां इन एडिशनल पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, जितने बस हाईलाइटेड पॉइंट है आपका काम कंप्लीट। ठीक है भाई, आगे बढ़े क्या? अरे वाह, बूमरैंग भी आ गया यहाँ पर। तो एक बस वो इसीलिए आया क्योंकि अब हम जल्दी 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 अपने इस वीडियो के एंड की ओर बढ़ रहे हैं और अपने इस पूरे के पूरे सप्लीमेंट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको अपन डिस्कस कर चुके हैं, उस एंड पर अपन बढ़ रहे हैं। थोड़े से पॉइंट्स और बचे। क्या आ रहा है मैम यहाँ पर? तो देखो भाई, अगला सर्क्यूलर 13 अक्टूबर का इज अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द ट्रस्टीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द इशुअर। अगर किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट होता है तो असेट्स को बेचना, उससे ड्यूज को क्लियर करना, कैसे क्लियर करा जाएगा इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अब सेबी ने बना दिया। तो सभी ट्रस्टीज वही फॉलो करेंगे, सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सभी ट्रस्टीज एक ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया, ये लिंक पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर मिल जाएगा। बस इतना ही दिया है। अगर कोई डिफॉल्ट होता है यहाँ पर तो, और आपको भी नहीं पढ़ना है तो खुश हो जाइए आप। 10th पॉइंट में बच्चों क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी है इन इशुएंस ऑफ लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज एंड ड्यू डिलिजेंस बाय द ट्रस्टीज। अभी अभी हम बात कर ही रहे थे, ड्यू डिलिजेंस क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पर उनको देना ही है। उसी चीज को हाईलाइट करते हुए यहाँ पर ये कहा गया है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी टू चेक कि प्रॉपर सिक्योरिटी रखी गई है या नहीं जब ऐसे डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स जारी करे जा रहे हैं। और दूसरी चीज, इनकेस यदि किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट होगा तो फिर उसका इमीडिएट इंटीमेशन सेबी को देते हुए एसेट्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, सेल करना है, उसके लिए तो ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा ही है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिवाइस करा गया। तो दिस पर्टिकुलर सर्क्यूलर प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब डिबेंचर ट्रस्टी अग्रीमेंट होता है, तो ट्रस्ट डीड बनती है, तो ड्यू डिलिजेंस के संबंध में क्या फॉर्मेट है, कौन कौन से डिस्क्लोजर समय समय पर देना है, और सिक्योरिटी कैसे क्रिएट होगी, चार्ज कैसे क्रिएट होगा, वो सब। और डिफॉल्ट होगा तो कैसे स्टेप ऑफ एक्शन लेना है, वो सब चीजें सर्क्यूलर में बता दी गई। एवरीथिंग, एवरी प्रोसेस हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड। इसी ट्रस्टी के संबंध में मॉनिटरिंग एंड डिस्क्लोजर्स बाय द ट्रस्टी का एक और सर्क्यूलर आया था 12 नवंबर को, जो बताता है कि ट्रस्टी को कंटिन्यूस बेसिस पर मॉनिटरिंग करती रहने पड़ती है। जो असेट सेफ्टी पे रखी गई थी उस असेट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना जरूरी है। So as to ensure that a company is not misutilizing that asset, कंपनी उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है भाई, कंपनी उसका उचित ढंग से इस्तेमाल कर रही है या नहीं है। अगर उसे कहीं यूज भी करा जा रहा है तो ऐसे तो नहीं कि कंपनी उसे सेल कर रही है, बिकॉज दैट इज नॉट परमिसिबल जब तक कि डिबेंचर्स या डेब्ट सिक्योरिटीज बुक्स में है। So monitoring of the security that is created or assets that are kept on charge, this is the responsibility of the trustee. Point number 1. Point number 2, action to be taken in case there is any breach of the covenant or terms of the issue, and disclosures that are to be made. वो अभी अभी जो अपन पढ़े थे, अपन क्वार्टरली बेसिस पर दे रहे हैं ना ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट्स, एक क्वार्टरली बेसिस पर दे रहे हैं, एक हाफ ईयरली पे। तो इट्स लाइक उन्हीं चीजों को कंपाइल करा गया है यहाँ पर और उन्हीं चीजों को यहाँ प्रेजेंट करा। और बस इतना पोर्शन है जो कि आपको अपने सप्लीमेंट में पढ़ना था। तो जैसे ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा यहाँ पर खुश है और आप एक बार फिर से देख पा रहे हैं ना कि इसके हाथ में ये जो कागज है, इसने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं पूरे। तो वेल आई सपोज आप सबने भी अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं पूरे, और भले हमें 2-2.5 घंटे लग गए पूरे, ओवरऑल टोटल 2.25 घंटे, 3.25 घंटे लग गए इस सप्लीमेंट को पढ़ने में, बट अब जब ये नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं तो अब आप ये रिवीजन मैक्सिमम आधे घंटे से 45 मिनट में कर पाओगे। एंड दैट वाज द होल सोल पर्पस ऑफ माय वीडियो, कि आपको ये सारी चीजें हैंडी फॉर्म में मिल जाए ताकि फाइनल एग्जाम के समय आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना लगे और सप्लीमेंट आपके ऑलरेडी कंप्लीटेड रहे। तो कोई भी लेटेस्ट चीज अगर आप अपने आंसर्स में कोट करोगे ना एग्जाम में, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द checker who's checking your copy.
तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड बच्चों। इतनी सारी चीजें थी जो मेरे को आपको इस सप्लीमेंट के माध्यम से बतानी थी, इतनी सारी चीजें थी जो इस वीडियो में मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगर अभी तक चैनल लाइक नहीं करा है, वीडियो लाइक नहीं करा है, तो प्लीज जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो सो दैट एवरीवन गेट द बेनिफिट हु इज परसुइंग द अपकमिंग जून 21 एग्जामिनेशन। इस पार्ट में, इस वीडियो में मेरे एंड से बस इतना ही। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ईच वन ऑफ द एस्पिरेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आई नो यू गोना डेफिनेटली रॉक। अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और खूब अच्छे से पेपर्स दीजिएगा। See you all very soon in some more informative videos. Bye bye and take care.